ये एक गहरी घाटी के किनारे बना हुआ वॉच टावर था और आज से ईथन उसका नया गार्ड बनने वाला था। सबसे अजीब बात ये थी कि मीलों दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता था, फिर भी पूरे इलाके में भारी हथियार लगे हुए थे। हर 600 मीटर पर ऑटोमेटिक मशीन गन तैनात थी, हर 1000 मीटर पर एक बड़ा सैटेलाइट रिसीवर लगा था और घाटी के अंदर हर 10 मीटर पर हवा में लटकती हुई बड़ी बड़ी लैंड माइन्स थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह किसी खतरनाक चीज की रखवाली कर रही हो। पिछला गार्ड जाते जाते ईथन से बोला, काम बहुत आसान है, बस रोज हथियार चेक करो, गोली भरते रहो और 1 साल तक जिंदा रहो, फिर तुम्हारी जगह कोई नया आदमी आ जाएगा। ईथन पूरी तरह कंफ्यूज था क्योंकि यहाँ आने से पहले उसके सीनियर्स ने कहा था कि ये मिशन बहुत जरूरी है। उसे बेहोश करके पैराशूट से इस घाटी में उतारा गया था, लेकिन अब तक उसे ये भी नहीं पता था कि असली मिशन क्या है। उसे लगा शायद उसे किसी को घाटी के अंदर आने से रोकना है। तभी हॉस्पिटल का बूढ़ा गार्ड धीरे से बोला, नहीं, तुम्हें इस घाटी से किसी चीज को बाहर निकलने से रोकना है। ये सुनकर ईथन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। इस खाली घाटी में आखिर ऐसा क्या छुपा था जो बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अगले दिन पुराना गार्ड लोगन अपना सामान लेकर निकल पड़ा। उसे बताया गया था कि अब वो घर जा सकता है। कई किलोमीटर पहाड़ों में चलने के बाद वो एक ऊंची चोटी पर पहुंचा। उसने एक स्मोक ग्रेनेड फेंका। कुछ सेकंड बाद ऊपर हेलीकॉप्टर दिखाई दिया जिसमें से एक रस्सी नीचे फेंकी गई। लोगन मुस्कुराया। उसे लगा उसका मिशन आखिर खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही वो हेलीकॉप्टर के दरवाजे तक पहुंचा, अचानक उसके साथी ने बंदूक निकाल ली और गोली सीधे लोगन के सीने में लगी। फिर उन्होंने रस्सी काट दी और उसका शरीर वापस घाटी में गिर गया। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा आदमी शांत आवाज में बोला, काम पूरा हुआ। इसके बाद हमें ईथन दिखाया जाता है, जिसे धीरे धीरे यहाँ 1 महीना बीत गया। अब ईथन पूरी तरह अपनी ड्यूटी में ढल चुका था। हर दिन वो पश्चिमी किनारे पर गश्त करता, गार्ड रेल चेक करता, नीचे लगे विस्फोटकों की जांच करता और उन विशाल सिग्नल ब्लॉकर्स को देखता जो बाहरी दुनिया से हर संपर्क काट देते थे। उसकी हर रिपोर्ट मशीन जैसी होती थी। जब भी ईथन कुछ और पूछने की कोशिश करता, ऊपर वाले लोग तुरंत उसे चुप करा देते। लेकिन एक दिन सब बदल गया। ईथन अपने छोटे से बगीचे में सब्जियां तोड़ रहा था, तभी अचानक उसे दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। वो तुरंत वॉच टावर की तरफ भागा। उसने दूरबीन उठाई और घाटी के दूसरी तरफ देखने लगा। फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे पूरी तरह चौंका दिया। वहाँ एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम था स्कारलेट। स्कारलेट एक खतरनाक हत्यारी थी जिसने हाल ही में अपना मिशन पूरा किया था। अब उसे भी 1 साल तक इसी घाटी में गार्ड बनकर रहना था। उस रात तेज बिजली कड़कने की आवाज से ईथन की नींद खुल गई। सालों की ट्रेनिंग ने उसे तुरंत अलर्ट कर दिया। वो तेजी से उठा और कमरे के चारों तरफ देखने लगा। कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ। घबराहट में उसके हाथ से पानी का गिलास टूट गया था। तभी बिना सोचे उसने दूरबीन उठाई और नदी के दूसरी तरफ देखा। वहाँ स्कारलेट भी जाग रही थी। लेकिन घाटी के नियम बिल्कुल साफ थे। दोनों गार्ड्स को आपस में बात करने की इजाजत नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपना मिशन करना था। लेकिन स्कारलेट ने नियम तोड़ दिया। अपने जन्मदिन वाली रात उसने गोली चलाकर ईथन का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पहले ईथन डर गया, लेकिन फिर उसने देखा स्कारलेट मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे दोनों ने कागज पर लिखकर बात करना शुरू कर दिया। 2 अजनबी एक खतरनाक घाटी के 2 किनारों पर खड़े और बीच में फैला हुआ मौत जैसा सन्नाटा। लेकिन तभी अचानक स्कारलेट का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से नीचे देखने का इशारा किया। ईथन तुरंत सतर्क हो गया। उसने नीचे घाटी में ध्यान से देखना शुरू किया। शुरुआत में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन स्कारलेट अपनी दूरबीन से लगातार एक ही जगह देख रही थी, क्योंकि अंधेरे के बीच घाटी के अंदर कुछ हल्का सा हिल रहा था। ईथन को जैसे ही नीचे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, उसने तुरंत अपनी राइफल उठाई और स्कोप से घाटी के अंदर देखने लगा। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि नीचे से कुछ डरावनी चीजें ऊपर चढ़ रही थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन वे इंसान नहीं लग रहे थे। ईथन ने बिना देर किए गोली चला दी। तभी नीचे लगा एक बम तुरंत फट गया। विस्फोट की रोशनी में वो चीजें साफ दिखाई देने लगी। उनके शरीर इंसानों जैसे थे, लेकिन हरकतें किसी जानवर जैसी। तभी ईथन को पुराने गार्ड लोगन की बात याद आई, जिसने कहा था कि इस घाटी में खोखले आदमी है। अब उसे समझ आ गया था कि ये वही डरावने जीव थे। उधर दूसरी तरफ स्कारलेट ने भी तुरंत अपना भारी हथियार उठा लिया और नीचे चढ़ते हुए उन जीवों पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। पूरी घाटी गोलियों की आवाज से गूंज उठी। कुछ देर बाद वो खोखले आदमी पीछे हटने लगे और धीरे धीरे रात फिर से शांत हो गई। लेकिन तभी स्कारलेट को अपने पैरों के नीचे हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ उसके वॉच टावर तक पहुंच चुका था। और सच में अगले ही पल एक खोखला आदमी ऊपर चढ़ आया। उसका चेहरा आधा इंसान जैसा था, लेकिन उसके सिर पर जानवरों जैसी टेढ़ी टांगे निकली हुई थी। वो दिखने में इतना भयानक था कि किसी का भी खून जम जाए। स्कारलेट ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और सीधे उसके सिर पर गोली मार दी। लेकिन मरते वक्त वो जीव पीछे की तरफ गिर गया, सीधे नीचे लगे विस्फोटकों पर, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ। विस्फोट का एक बड़ा टुकड़ा उड़कर स्कारलेट के कंधे में जा लगा। वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर ईथन घबरा गया। उसने तुरंत मशीन गन सेट की और दूसरी तरफ पूरी ताकत से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार इतनी तेज थी कि घाटी में चढ़ते हुए कई खोखले आदमी वहीं गिर पड़े। स्कारलेट ने भी खुद को संभाला। उसने अपने कंधे का खून रोका और फिर मशीन गन उठाकर जवाबी हमला शुरू कर दिया। अब पूरी घाटी जंग का मैदान बन चुकी थी। हर तरफ गोलियां चल रही थीं, धमाके हो रहे थे और अंधेरे में डरावनी चीखें गूंज रही थीं। एक एक करके ऊपर चढ़ती हुई खोखली आकृतियां नीचे गिरती जा रही थीं। तभी अचानक एक खोखला आदमी वार्निंग लाइन से टकरा गया और अगले ही पल पूरी घाटी में लगी ऑटोमेटिक गन्स एक्टिव हो गईं। सैकड़ों गोलियां एक साथ बरसने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी घाटी आग उगल रही हो। भयानक लड़ाई बहुत देर तक चलती रही। आखिरकार ईथन ने दूर से देखा कि स्कारलेट सुरक्षित थी। स्कारलेट मुस्कुराई और एक बोर्ड उठाकर लिखा, ये मेरा सबसे यादगार बर्थडे था। ये पढ़कर पहले
पहली बार ईथन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अगली सुबह रात की लड़ाई के बाद हुए नुकसान को ठीक करने के लिए ईथन जल्दी काम पर लग गया। वो चट्टानों के पास लगे विस्फोटकों की मरम्मत कर रहा था। तभी अचानक घाटी की गहराई से एक छोटा उड़ने वाला डिवाइस ऊपर आया। वो सीधे ईथन के सामने आकर गिरा। पास में लगी ऑटोमेटिक गन ने तुरंत उसे टारगेट कर लिया। लेकिन अजीब बात ये थी कि कुछ सेकंड बाद गन अपने आप नीचे झुक गई, जैसे उसने जानबूझकर उसे छोड़ दिया। जब तक ईथन मुड़कर वापस देख, वो उड़ने वाला डिवाइस गायब हो चुका था। अब दिन तेजी से बीतने लगे और देखते ही देखते दिसंबर आ गया। अब ईथन और स्कारलेट रोज दूर से बातें करते थे, कभी कागज पर लिखकर, कभी दूरबीन से इशारे करके। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगा। जब पहली बर्फ गिरी तो दोनों ने अपने अपने वॉच टावर के सामने स्नोमैन बनाया और इसी तरह उन्होंने दूर रहकर भी साथ में क्रिसमस मनाया। लेकिन फरवरी में एक दिन सब कुछ बदल गया। स्कारलेट ने एक बड़ा बोर्ड उठाया, उस पर लिखा कि काश तुम यहाँ मेरे पास होते। ये पढ़कर ईथन कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में कुछ बदल चुका था। अगले दिन ईथन सीधे वेयर हाउस गया। वहाँ से उसने एक रॉकेट लॉन्चर निकाला। फिर उसने उसमें थोड़ा बदलाव किया और उसके साथ एक लंबी रस्सी बांध दी। दूसरी तरफ खड़ी स्कारलेट उसे ध्यान से देख रही थी। जैसे ही उसने रॉकेट पर रस्सी लगी देखी, वो तुरंत समझ गई कि ईथन क्या करने वाला है। कुछ सेकंड बाद ईथन ने ट्रिगर दबाया और रॉकेट आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसके पीछे बंधी रस्सी पूरी घाटी के ऊपर से गुजर रही थी और आखिरकार रॉकेट दूसरी तरफ जाकर गिरा। स्कारलेट तुरंत नीचे भागी। रॉकेट गिरने से आसपास लगी टहनियों में आग लग गई थी। उसने जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और आग बुझाने लगी। स्कारलेट ने रस्सी को एक बड़े पेड़ से मजबूती से बांध दिया। फिर वो जल्दी से वापस अपने वॉच टावर पर गई और दूरबीन से दूसरी तरफ देखने लगी। उसे वहाँ ईथन दिखाई दिया। उसके हाथ में लकड़ी का एक बड़ा तख्ता था। उस पर लिखा था, क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ डिनर कर सकता हूँ? ये पढ़ते ही स्कारलेट की सांसें तेज हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उधर ईथन ने कुछ जंगली फूल तोड़े और एक छोटा बैग अपने कंधे पर टांग लिया। फिर वो रस्सी के पास पहुंचा। उसने सेफ्टी हार्नेस पहना और बिना डरे दूसरी तरफ बढ़ने लगा। वो रस्सी से लटक कर तेजी से घाटी के ऊपर सरक रहा था, लेकिन घाटी बहुत ज्यादा चौड़ी थी, इसलिए ईथन बीच रास्ते में ही रुक गया। और तभी घाटी की गहराई से डरावनी दहाड़ें गूंजने लगी। पूरा इलाका कांप उठा। ईथन ने डर के मारे रस्सी को और कसकर पकड़ लिया। कुछ सेकंड बाद वो आखिरकार सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गया। स्कारलेट खुशी से उसकी तरफ दौड़। कई महीनों बाद दो इंसान पहली बार इतने करीब आए थे। दोनों वॉच टावर के अंदर बैठे शराब पी और देर रात तक बातें करते रहे। कुछ देर बाद ईथन ने अचानक एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम्हारे पास उनकी कोई फोटो है? स्कारलेट थोड़ा चौंकी। ईथन धीरे से बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि वो खोखले लोग आखिर हैं क्या? स्कारलेट तुरंत गंभीर हो गई। उसने कहा, ऐसी बातें मत किया करो। इसके बाद दोनों चुप हो गए। फिर वो सोफे पर बैठकर आसमान में चमकते तारों को देखने लगे। अगली सुबह दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी। लेकिन अब ईथन के वापस जाने का समय था, क्योंकि रस्सी ऊपर बंधी हुई थी। इस बार उसे दौड़ने की जरूरत नहीं थी। वो आराम से रस्सी से नीचे सरकने लगा। लेकिन जैसे ही वो आधे रास्ते तक पहुंचा, तभी दीवार पर लगी माइन फट गई, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ और अगले ही पल रस्सी टूट गई। ईथन सीधा गहरी खाई में गिर पड़ा। ये देखकर स्कारलेट घबरा गई। वो बिना एक सेकंड गंवाए कमरे में भागी, अपना पैराशूट उठाया और सीधे घाटी में कूद गई। हवा में गिरते हुए उसने जल्दी से पैराशूट खोल दिया। कुछ देर बाद स्कारलेट नीचे बहती नदी में आ गिरी। वो जल्दी से बाहर निकली और पेड़ों की टहनियों का सहारा लेकर किनारे पर चढ़ गई। उधर ईथन एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। वो बेहोश था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसकी तरफ आ रही है। उसने आंखें खोली और ऊपर देखा। देखते ही उसका खून जम गया। उसके सामने एक विशाल कीड़ा था। उसका शरीर किसी विशाल कैटरपिलर जैसा और उसका आकार इंसान से कई गुना बड़ा। ईथन ने तुरंत अपना हथियार निकाला और गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। फिर उसने रस्सी काटी और नीचे कूद गया। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर उतरा, उसे महसूस हुआ कि उसने किसी अजीब चीज पर कदम रख दिया है। नीचे की जमीन गोंद जैसी चिपचिपी थी। उसके पैर पूरी तरह फंस गए। ईथन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सका। और तभी उसके आसपास जमीन से सफेद नुकीले दांत निकलने लगे। धीरे धीरे वो दांत उसे चारों तरफ से घेरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खुद उसे निगलने वाली हो। जैसे ही वो दांत उसकी तरफ बढ़े, अचानक गोली चली। स्कारलेट सही समय पर पहुंच गई। उसने तेजी से फायरिंग की और उन दांतों को तोड़ दिया। फिर उसने ईथन के शरीर से चिपकी हुई कीचड़ हटाई। दोनों ने फैसला किया कि उन्हें जल्दी से घाटी पार करके पूरब की दीवार तक पहुंचना होगा, क्योंकि वहीं से बाहर निकलने वाली जिपलाइन। दोनों कोहरे के बीच तेजी से भागने लगे। लेकिन कुछ कदम बाद ही पूरा माहौल बदल गया। अचानक चारों तरफ डरावनी खामोशी छा गई। ईथन और स्कारलेट तुरंत सतर्क हो गए। धुएं के बीच उन्हें कुछ तेजी से हिलता हुआ दिखाई दिया। स्कारलेट आगे बढ़ने ही वाली, तभी अचानक घोड़े पर बैठा एक खोखला आदमी उसकी तरफ झपटा। उसने स्कारलेट को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। लेकिन स्कारलेट कोई आसान शिकार नहीं। उसने तुरंत पलटवार किया और उस खोखले आदमी को नीचे दबा लिया। फिर उसने उसकी राइफल उठाई और गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। उधर दूसरा खोखला आदमी ईथन पर हमला कर चुका था। लेकिन ईथन ने मौका देखकर पहले उसके अजीब दिखने वाले घोड़े को गोली मार दी। घोड़ा दर्द से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। स्कारलेट ने भी तुरंत दूसरे घोड़े को खत्म कर दिया। इसके बाद दोनों ने नीचे पड़े खोखले आदमियों पर गोलियां चला दी। कुछ ही सेकंड में दोनों जीव मर चुके थे। लेकिन चाकू पकड़े हुआ एक खोखला आदमी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। दोनों ने राहत की सांस ली और फिर उन तड़पते हुए जीवों के पास जाकर खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही ईथन नीचे झुककर उन्हें ध्यान से देखने लगा, उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि उन खोखले आदमियों ने 1940 के दशक की मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन रखी थी। ईथन कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसे लोगन की बातें याद आने लगी। कई साल पहले करीब 2000 सैनिकों की एक टीम इस घाटी में भेजी गई थी और वो सब गायब हो गए। अगर ये वही लोग थे तो अब तक उनकी सिर्फ हड्डियां बचनी चाहिए थी, लेकिन उनकी यूनिफॉर्म अब भी सलामत थी। ये सोचकर ही दोनों के शरीर कांप उठे। दोनों धीरे धीरे
धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन अब घाटी पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। जंगल के पेड़ों का आकार पूरी तरह बदल चुका था। वो पेड़ नहीं लग रहे थे बल्कि इंसानी कंकाल जैसे दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ बस हड्डियों जैसे पेड़ खड़े थे। कुछ देर बाद दोनों एक पुराने कंस्ट्रक्शन एरिया तक पहुंचे। वहाँ की जमीन बुरी तरह फटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी बहुत बड़ा भूकंप आया। आसपास की इमारतें आधी टूटी हुई थी और अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। सुरक्षित जगह ढूंढते हुए दोनों जल्दी से पास के एक चर्च के अंदर घुस गए। लेकिन अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा खौफनाक था। हर बेंच पर इंसानी कंकाल पड़े थे। पूरा चर्च मौत की बदबू से भरा हुआ था। ईथन ने ध्यान से उन कंकालों को देखा। फिर उसे समझ आया इन लोगों ने खुद जहर खाकर अपनी जान ली थी। ये देखकर उसके मन में सिर्फ एक सवाल आया, आखिर ऐसा कौन सा डर था जिसने इतने लोगों को खुद मरने पर मजबूर कर दिया। तभी अचानक स्कारलेट ने ऊपर छत की तरफ देखा और अगले ही पल एक विशाल मकड़ी जैसा राक्षस जाग उठा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और फिर चारों तरफ से इंसानी खोपड़ियों जैसे दिखने वाले छोटे छोटे राक्षस निकलने लगे। वो किसी लहर की तरह दोनों की तरफ दौड़ पड़े। पूरा चर्च उनकी चीखों से गूंज उठा। लेकिन ईथन और स्कारलेट घबराए नहीं। दोनों ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज लगातार गूंजती रही। एक एक करके कई राक्षस गिरते गए, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। स्कारलेट समझ गई कि अगर वो वहीं रुके रहे तो जिंदा नहीं बचेंगे। उसने जल्दी से विस्फोटक निकाला और चर्च के रास्ते में फेंक दिया, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ और सामने का रास्ता खुल गया। दोनों तुरंत वहाँ से भागे। काफी दूर दौड़ने के बाद आखिरकार वो घाटी की दीवार तक पहुँच गए। लेकिन पीछे से आती डरावनी चीखें लगातार करीब आ रही थी। उनके पास छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दोनों जल्दी से घाटी की एक पुरानी सुरंग के अंदर घुस गए और एंट्रेंस बंद कर दिया। सुरंग के अंदर का नजारा और भी अजीब था। चारों तरफ दीवारों पर अजीब बेलें फैली हुई थी। पास के रिसर्च रूम में हर तरफ इंसानी शरीर के टुकड़े पड़े थे। कुछ के हाथ अलग थे, कुछ के चेहरे पूरी तरह बदल चुके थे। ये देखकर स्कारलेट का दिल घबरा गया। तभी उसे कमरे के कोने में एक पुरानी वीडियो टेप मिली। शायद उसी में इस घाटी का सच छुपा था। कुछ देर बाद दोनों को पास में एक पुराना जनरेटर मिला। हैरानी की बात ये थी कि वो अभी भी काम कर रहा था। ईथन ने जल्दी से उसे चालू किया और फिर दोनों ने वीडियो टेप चलाया। स्क्रीन ऑन होते ही सालों पुरानी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। अब आखिरकार सच सामने आने वाला था। वीडियो में बताया गया साल 1946 ये जगह एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन मिलकर खतरनाक बायोलॉजिकल हथियार बना रहे थे, जो न्यूक्लियर हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक थे। लेकिन फिर एक भयानक भूकंप आया। पूरा बेस बुरी तरह टूट गया और उसी दौरान एक बायोलॉजिकल हथियार लीक हो गया। उस जहरीली गैस ने पूरी घाटी को संक्रमित कर दिया। अलग अलग जीवों के जीन आपस में मिलने लगे। जो लोग मजबूत थे उन पर असर धीरे धीरे हुआ। लेकिन एक बार संक्रमण होने के बाद सिर्फ 5 दिनों में इंसान बदलने लगता था। कोई राक्षस बन जाता तो कोई खोखला आदमी। गैस को दुनिया में फैलने से रोकने के लिए कई लोगों ने खुद को कुर्बान कर दिया। उन्हें लगा था कि वो कुछ घंटों तक सुरक्षित रहेंगे, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब घाटी पूरी तरह जिंदा नरक बन गई। वीडियो खत्म होते ही कमरे में खामोशी छा गई। अब ईथन और स्कारलेट समझ चुके थे ये घाटी कोई जेल नहीं थी। ये पूरी दुनिया को बचाने के लिए बनाया गया एक कब्रिस्तान था। तभी ईथन की नजर दूसरे कमरे में रखे पुराने कंप्यूटर सिस्टम पर पड़ी। ईथन और स्कारलेट तुरंत उसके पास गए। हैरानी की बात ये थी कि वो सिस्टम अभी भी काम कर रहा था। लेकिन सबसे अजीब चीज थी वहाँ मौजूद मशीनें। वो किसी 1940 के बेस जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे 2000 के दशक में यहाँ फिर से काम शुरू हुआ हो। ईथन ने कंप्यूटर ऑन किया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक नाम चमका, ब्लैक फॉक्स। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फाइलें खोलते ही एक और भयानक सच सामने आया। ब्लैक फॉक्स एक सीक्रेट पैरामिलिट्री संगठन था। उन्होंने इस घाटी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन उन्होंने इन बायोलॉजिकल हथियारों को खत्म नहीं किया, बल्कि वो सालों से इन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ड्रोन की मदद से वो घाटी से हाइब्रिड ड्रग्स इकट्ठा करते थे। उनका सपना था सुपर सोल्जर्स बनाना। अब ईथन को सब समझ आ चुका था। उसे और स्कारलेट को यहाँ भेजने का असली मकसद क्या था। वो गार्ड नहीं थे, वो सिर्फ इस भयानक राज की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल किए गए मोहरे थे। तभी ईथन की नजर एक दूसरी फाइल पर पड़ी। उसका नाम स्ट्रे डॉग था। उसने तुरंत फाइल खोली और अगले ही पल दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। ये पूरी घाटी का सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम था। अगर कभी घाटी का सच दुनिया के सामने आने लगता तो ये सिस्टम अपने आप एक्टिव हो जाता और फिर पूरी घाटी को आग और रेडिएशन में बदल देता। सेफ्टी जोन लगभग 4 किलोमीटर तक फैल जाता। मतलब अगर वो जल्दी नहीं निकले तो कुछ ही घंटों में सब खत्म हो जाता। दोनों ने तुरंत फैसला किया उन्हें अभी इसी वक्त बाहर निकलना होगा। दोनों जल्दी से सुरंग से बाहर निकले, लेकिन बाहर आते ही उनके होश उड़ गए। उनका बैकपैक गायब था। ईथन तुरंत समझ गया ये खोखले जीव सिर्फ जानवर नहीं थे। वो सोच सकते थे और जाल भी बिछा सकते थे। कुछ दूर खुले मैदान में उन्हें अपना बैकपैक दिखाई दिया, लेकिन आसपास कोई दुश्मन नजर नहीं आ रहा था। ये और भी ज्यादा डरावना था। सावधानी के लिए स्कारलेट ने 2 स्मोक ग्रेनेड फेंके। धुआं पूरे मैदान में फैल गया। जैसे ही वो बैकपैक उठाने झुकी, अचानक उसका पैर एक फंदे में फंस गया और अगले ही पल एक तेज रफ्तार घोड़ा उसे घसीटते हुए ले भागा। ईथन तुरंत उसके पीछे दौड़ा। उधर स्कारलेट पूरी ताकत से रस्सी काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घोड़ा बहुत तेज था। घोड़े पर बैठा खोखला आदमी बार बार पीछे मुड़कर उसे देख रहा था। स्कारलेट ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन तेज झटकों की वजह से वो निशाना नहीं लगा पा रही थी। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। ईथन उसके पीछे पीछे भागता रहा। आखिरकार वो एक विशाल बायो वेपन क्रेटर तक पहुंच गया। उसने बिना डरे अंदर जाना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से स्कारलेट अभी भी जिंदा थी। वो बस बेहोश थी। खोखला आदमी उसके पास आया, जैसे वो उसके डर का मजा लेना चाहता, लेकिन अचानक स्कारलेट की आंखें खुल गईं। उसने जोरदार लात मारकर उस खोखले आदमी को पीछे धकेल दिया। फिर वो ऊंचाई से नीचे कूद गई। ये देखकर खोखला आदमी गुस्से से पागल हो गया। उसने अपना मिलिट्री चाकू निकाला और लगातार उस पर हमला करने लगा, लेकिन
स्कारलेट बहुत फुर्तीली थी। वो बार बार मौत जैसे वारों से बचती रही, यहाँ तक कि उसने अपनी टॉर्च से उसके कंधे पर भी वार कर दिया। तभी अचानक एक गोली सीधे खोखले आदमी के शरीर में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। ईथन आखिरकार पहुंच चुका था। स्कारलेट डर के मारे तुरंत उसके गले लग गई। कुछ देर बाद ईथन नीचे झुका और उस खोखले आदमी का चेहरा देखने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि वो कोई अजनबी नहीं था। वो वेस्ट टावर का पहला गार्ड शो था। वही आदमी जिसने सालों पहले इन जीवों को खोखले आदमी नाम दिया था, अब वो खुद उन्हीं में बदल चुका था। इसका मतलब साफ था, यहाँ कोई भी हमेशा इंसान नहीं रह सकता था। इस बीच मिसाइल लॉन्च सिस्टम एक्टिव होने लगा था। अब बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता बचा था, ऊपर की तरफ चढ़ना। दोनों जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक और डरावना नजारा देखा। भूकंप के दौरान एक बायो मिसाइल टूट गई थी और उसके लीक होने से आसपास के सारे जीव बदल चुके थे। वहाँ मौजूद सभी चीजें किसी अजीब ताकत से एक दूसरे से जुड़ी हुई लग रही थी। उन जीवों के शरीर बदल चुके थे, लेकिन उनकी इंसानी शक्ल अब भी पहचान में आ रही थी। वो धीमी आवाज में गुर्रा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी दर्द महसूस कर रहे हों। ईथन और स्कारलेट सावधानी से उनके बीच से गुजरे और आखिरकार सीढ़ियों के पास पहुंच गए, लेकिन तभी गलती से स्कारलेट का पैर नीचे फैली किसी चीज पर पड़ गया। अगले ही पल पूरा इलाका हिलने लगा। वो म्यूटेट हुए जीव अचानक जाग गए थे। चारों तरफ फैली बेल जैसी लताएं तेजी से हरकत करने लगी। कुछ ही सेकंड में उन्होंने स्कारलेट के शरीर को कसकर जकड़ लिया। स्कारलेट दर्द से चीख उठी। ईथन ने बिना देर किए शॉ का मिलिट्री चाकू निकाला और तेजी से उन बेलों को काटने लगा, लेकिन जितनी बेलें कटती उतने ही ज्यादा म्यूटेट हुए जीव उनकी तरफ बढ़ने लगते। उनकी गुर्राहट पूरे इलाके में गूंज रही थी। स्कारलेट ने आसपास देखा और जल्दी से एक फ्लेयर गन निकाली। उसने जमीन पर तेज आग जला दी। आग फैलते ही वो बेलें तड़पने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन पुराने इंसानों को आखिरकार मुक्ति मिल रही हो। मौका देखकर दोनों तेजी से ऊपर की तरफ भागे। काफी मुश्किल के बाद वो आखिरकार घाटी की ऊपरी जमीन तक पहुंच गए। दूर उन्हें एक पुराना वेयर हाउस दिखाई दिया, क्योंकि ये जगह कभी मिलिट्री बेस थी, इसलिए उम्मीद थी कि वहाँ कुछ काम की चीज मिलेगी। और सच में अंदर उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के समय की एक पुरानी मिलिट्री गाड़ी मिल गई। ईथन की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसे मशीनें ठीक करना आता था। उसने तुरंत गाड़ी खोलकर देखी और कुछ ही मिनटों में उसे चालू कर दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी बाकी थी। उस गाड़ी में एक पुराना क्लाइंबिंग सिस्टम लगा हुआ था, मतलब वो स्टील केबल की मदद से घाटी के ऊपर चढ़ सकते थे। दोनों तुरंत गाड़ी में बैठे और पूरी स्पीड से स्टील केबल की तरफ बढ़ गए। ईथन जल्दी जल्दी सिस्टम सेट करने लगा। उधर स्कारलेट चारों तरफ नजर रख रही थी। अंधेरे में जो भी दुश्मन करीब आता वो उसे तुरंत गोली मार देती, लेकिन खोखले आदमी लगातार बढ़ते जा रहे थे। जब उनका गोला बारूद कम होने लगा तो दोनों ने अपनी जगह बदल। अब ईथन फायरिंग करने लगा और स्कारलेट सिस्टम संभालने लगी। कुछ ही देर में बाकी बचे कई खोखले आदमी नीचे गिर चुके थे। आखिरकार गाड़ी स्टील केबल पर चढ़ने लगी, लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ था। नीचे से सैकड़ों खोखले आदमी उनकी तरफ दौड़ रहे थे। वो चींटियों की तरह दीवारों पर रेंग रहे थे। उनकी स्पीड इंसानों से कहीं ज्यादा थी। कुछ ही मिनटों में वो गाड़ी तक पहुंचने वाले थे। ईथन और स्कारलेट लगातार लड़ते रहे, लेकिन फिर उनका आखिरी एम्यूनिशन भी खत्म हो गया। अब ईथन सिर्फ अपने चाकू से ऊपर चढ़ते खोखले आदमियों को रोक रहा था। उधर स्कारलेट ऊंचाई पर होने की वजह से थोड़ा सुरक्षित थी। जो भी खोखला आदमी ऊपर पहुंचता वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती, लेकिन दुश्मनों की संख्या खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी एक खोखला आदमी रेल ट्रैक के टूटे हिस्से में फंस गया। वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन उसने आखिरी पल में रेलिंग पकड़ ली। ये देखकर ईथन के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसने तुरंत गाड़ी के पीछे लगा फ्यूल टैंक तोड़ दिया। गैसोलीन नीचे बहने लगा। फिर वो जल्दी से वापस ऊपर चढ़ा और उसने एक सिग्नल फ्लेयर जलाया और नीचे फेंक दिया। आग तुरंत भड़क उठी। कुछ ही सेकंड में पूरी स्टील केबल आग की लपटों में बदल गई। नीचे छड़ रहे सारे खोखले आदमी आग में जलने लगे। उनकी चीखें पूरे घाटी में गूंज उठी। मौका देखकर ईथन और स्कारलेट ने स्टील केबल काट दी। अगले ही पल गाड़ी नीचे गहरी खाई में गिर गई और आखिरकार दोनों उस नरक जैसी घाटी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। जमीन पर पहुंचते ही दोनों कुछ देर तक चुप खड़े रहे। अब उनके सामने सिर्फ एक रास्ता था, घाटी को हमेशा के लिए खत्म करना और फिर यहाँ से दूर भाग जाना। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। ईथन वापस अपने वॉच टावर लौट आया। उसे रोज की तरह अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। ऊपर बैठे अधिकारी अचानक उससे बहुत नरमी से बात करने लगे। उन्होंने पूछा, क्या तुम घाटी के अंदर गए थे? ईथन कुछ सेकंड शांत रहा, फिर बोला, नहीं। लेकिन तभी अधिकारियों ने बात बदल दी। उन्होंने कहा, हमें पता चला है कि नीचे का कंप्यूटर सिस्टम एक्टिव हुआ था। अगर तुम नीचे नहीं गए तो इसका मतलब दूसरी तरफ वाले वॉच टावर से किसी ने रास्ता दिखाया। इसके बाद उन्होंने सीधा आदेश दिया, दूसरी तरफ मौजूद लड़की को मार दो। ईथन ने बिना भाव दिखाए जवाब दिया, जी। लेकिन उसे नहीं पता था कि अधिकारी पहले ही सब देख चुके थे। उन्होंने कंप्यूटर वेबकैम के जरिए ईथन और स्कारलेट की सारी बातचीत देख ली थी। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था, ईथन उनके खिलाफ जा चुका है और इसी वजह से बड़े अधिकारियों ने खुद घाटी में आने का फैसला कर लिया। अब बड़े अधिकारियों ने फैसला कर लिया था, उन्हें इन दोनों गद्दारों को खत्म करना था। अगली सुबह ईथन और स्कारलेट दोनों अपने अपने मिशन की तैयारी में लग गए। दोनों अलग अलग वॉच टावर पर थे, लेकिन फिर भी वो लगातार दूरबीन से एक दूसरे को देख रहे थे। इसी बीच दोनों घाटी को उड़ाने के लिए फ्यूज सेट कर रहे थे। तभी अचानक दूर आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगी। ईथन ने तुरंत ऊपर देखा और अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि हेलीकॉप्टर पर साफ लिखा था, ब्लैक फॉक्स। ईथन तुरंत चिल्लाया, स्कारलेट भागो। कुछ ही सेकंड में बड़े अधिकारी वॉच टावर तक पहुंच गए, लेकिन तब तक ईथन वहां से गायब हो चुका था। गुस्से में आकर उन्होंने तुरंत क्वाडकॉप्टर ड्रोन लॉन्च कर दिया। ये साधारण ड्रोन नहीं थे, इनमें छोटी गन्स लगी हुई थी और खुले इलाके में ये बेहद खतरनाक थे। कुछ ही पलों में ड्रोन
ड्रोन ईथन और स्कारलेट का पीछा करने लगे, लेकिन ईथन की निशानेबाजी कमाल की थी। ड्रोन लगातार गोलियां बरसा रहे थे, फिर भी वो शांत रहकर हर गोली से बच रहा था। एक ड्रोन तेजी से उसकी तरफ आया। ईथन ने अपनी पिस्तौल निकाली और एक ही गोली में ड्रोन नीचे गिर गया। फिर उसने स्नाइपर राइफल उठाई, स्कोप सेट किया और दूसरी गोली चला दी। दूसरा ड्रोन भी हवा में फट गया। उधर 2 और ड्रोन स्कारलेट का पीछा कर रहे थे, लेकिन स्कारलेट की स्नाइपिंग स्किल्स और भी खतरनाक थी। उसने तेजी से निशाना लगाया और दोनों ड्रोन उड़ा दिए। दोनों के लिए ये किसी ट्रेनिंग मिशन जैसा लग रहा था। अब असली प्लान शुरू होने वाला था। स्कारलेट ने अपनी स्नाइपर राइफल सेट की और दूर वॉच टावर में खड़े बड़े अधिकारियों को स्कोप से देखने लगी। उसके पास साफ मौका था। वो चाहती तो 1 सेकंड में उन्हें मार सकती थी, लेकिन उनका असली निशाना कोई इंसान नहीं था, बल्कि असल टारगेट बिग ईयर्स थे। वो विशाल सैटेलाइट रिसीवर्स जो पूरी घाटी को बाहरी दुनिया से छुपा कर रखते थे। ईथन पहले ही समझ चुका था, अगर एक बिग ईयर फटता है तो बाकी सारे बिग ईयर्स उसकी रेडिएशन फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते और फिर पूरा सिस्टम एक साथ क्रैश हो जाता। स्कारलेट ने बिना देर किए ट्रिगर दबाया और एक बड़ा धमाका हुआ। पहला बिग ईयर हवा में फट गया। अगले ही पल पूरी घाटी में अलार्म बजने लगा। वार्निंग सायरन हर तरफ गूंज उठे, क्योंकि अब घाटी सीधे सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ चुकी थी। और जैसे ही ऐसा हुआ, स्ट्रे डॉग प्रोग्राम एक्टिव हो गया। अब पूरी घाटी खुद को नष्ट करने वाली थी। बड़े अधिकारियों के पास भागने के लिए सिर्फ 2 मिनट बचे थे। ईथन और स्कारलेट पहले ही सेफ्टी लाइन के पास पहुंच चुके थे। अगर वो थोड़ा और दूर निकल जाते तो शायद बच सकते थे। उधर बड़े अधिकारी घबराकर हेलीकॉप्टर में चढ़ गए। हेलीकॉप्टर तेजी से आसमान में उठने लगा, लेकिन तभी पूरी घाटी कांप उठी और अगले ही पल एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरा घाटी आग और राख में बदल गई। ऊपर उड़ता हेलीकॉप्टर भी शॉक वेव की चपेट में आ गया। हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर चट्टानों से टकराया और एक और जबरदस्त धमाका हुआ। स्कारलेट काफी दूर निकल चुकी थी, इसलिए वो धमाके से बच गई, लेकिन ईथन इतना भाग नहीं पाया। उसके पैर में पहले से चोट थी। शॉक वेव ने उसे सीधे पानी में गिरा दिया। सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया, लेकिन जाने से पहले दोनों ने एक वादा किया था, अगर वो जिंदा बचे तो वेस्ट आइलैंड पर फिर मिलेंगे। स्कारलेट कई दिनों तक इंतजार करती रही, लेकिन ईथन कहीं दिखाई नहीं दिया। अब स्कारलेट ने उस इलाके के एक छोटे रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी शुरू कर दी थी। वो बाहर से सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर से वो अब भी ईथन का इंतजार कर रही थी। एक दिन वो एक टेबल पर खाना सर्व कर रही थी, तभी अचानक उसके हाथ रुक गए। उसकी सांसें थम सी गई, क्योंकि उसके सामने बैठा था ईथन, वही इंसान जिसे वो हमेशा के लिए खो चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली खतरनाक कहानी में।